सभी छात्रों को प्रणाम। हाँ, तो आइए गायत्री मंत्र के साथ में कक्षा का शुभारंभ करते हैं। ओ स्वाहा स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो यो नः प्रचोदयात्। सभी को प्रणाम। तो आज की जो कक्षा है हमारी, तो आज की कक्षा का विषय है पंचगव्य के विविध आयाम। और उसमें आज हम अ, अपने शरीर के संपूर्ण रोगों की चिकित्सा कैसे करें, यह हमारा मुख्य विषय रहेगा। तो जैसा कि हम सभी ने जाना कि पंचगव्य हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, और उससे जो है चाहे कोई व्यक्ति किसी भी फील्ड से जुड़ा हो, वो प्रत्येक फील्ड में जुड़ करके इस पंचगव्य से अपने अनुरूप लाभ ले सकता है। चाहे वह व्यापार के क्षेत्र में हो, या शिक्षा के क्षेत्र में हो, कृषि हो, कोई किसान हो, या फिर अगर कोई डॉक्टर है कोई, या फिर एक एक जो है सामान्य व्यक्ति की तरह, जैसे कि अगर हम जैसे कि अगर हम कोई भी कार्य हम करते हैं अपने जीवन में, तो उसमें हम जो है पंचगव्य का उपयोग अपने आप को फिजिकल, मेंटल और जो स्पिरिचुअल, तीनों हेल्थ को गेन करने के लिए किया जा सकता है। और इसके साथ साथ जो है पंचगव्य का जो उपयोग जो है धन उपार्जन के लिए भी हो सकता है। तो इसके जो है, इसके फील्ड जो है वो काफी अलग अलग क्षेत्र में इसकी पहुंच है इसकी। तो आज हम जो है उन्हीं में से ही एक विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो भैया मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। ये स्क्रीन सभी को दिखाई दे रहा है? जी भैया। ठीक है। तो आज हम देखेंगे कि पंचगव्य जो है वो संपूर्ण रोगों की चिकित्सा के लिए किस प्रकार लाभदायक है। तो इसके लिए जो है हम पहले जानते हैं कि हमारे जीवन में जो महर्षि वाग्भट जी ने जो बताया कि हमें स्वस्थ रहने के लिए अगर हम अपने जीवन में 3 तरह के सुरक्षा चक्र जो है अगर अपने जीवन में अपनाएंगे तो कभी बीमार पड़ ही नहीं सकते। तो आयुर्वेद ही एक ऐसा विज्ञान है जो हमें यह बताता है कि बीमार ही मत पड़ो। बाकी सभी जो पैथियां हैं, चाहे एलोपैथी हो गई या होम्योपैथी हो गई या कोई भी पैथी जो है, वो पहले अगर हम बीमार पड़ते हैं तो उसके बाद फिर वो उपचार बताती है। तो इधर जो आयुर्वेद जो है इसका पक्ष इतना शानदार है कि जो है यह जो है वो सब तो बताएगा ही कि बीमारी पड़ने पर आपको क्या करना चाहिए, पर बीमार ही ना पड़े। यह एक अद्भुत विज्ञान जो हमें जो है आयुर्वेद के माध्यम से हमें जो भारतीय ऋषियों की जो देन है वह हमें मिला। तो महर्षि वाग्भट जी ने जो 3 सुरक्षा चक्र जो हमें बताए, तो उसमें सबसे पहला सुरक्षा चक्र आता है गौ माता का निवास। तो अगर हमारे घर पर गाय है, तो गाय का अपना एक ओरा होता है, और जो गाय से जो हमें जो पंचगव्य जो हमें मिलते हैं, तो वह सब जो है हानिकारक बैक्टीरिया को जो है वो अपने घर से दूर रखता है, और जो नकारात्मक शक्तियां जो है वो भी हमारे घर से दूर रहती है। तो इस प्रकार जो है गाय का जो प्रभाव जो है वो इतना प्रभावशाली है कि आज के आधुनिक वैज्ञानिक भी इसको मानने लगे हैं। और इसका और इसके जैसे कि अगर हम यज्ञ करते हैं या फिर जिसके गव्य से उपयोग हम जब अपने जीवन में करते हैं, तो इसके और भी अनेक अनेक लाभ हमें मिलने लगते हैं। और दूसरा सुरक्षा चक्र है तुलसी का पौधा। अगर हमारे घर में तुलसी है, तो यह भी जो है नकारात्मक शक्तियों को दूर करती है। अगर हम तुलसी के पास बैठ बैठ करके प्रार्थना करते हैं, तो हमें देखते हैं कि हमें हमारे मन को काफी शांति मिलती है हमें। तो यह उसकी जो सकारात्मक शक्ति का, उसके ओरा का ही एक प्रभाव है, जो कि हमें जो है जो कि हमारे सूक्ष्म शरीर को प्रभावित करता है। तो अब इसके अन्य जो है औषधीय लाभ भी हैं। तो यह भी जो है सभी प्रकार के रोगों में जो है ये लाभकारी है, और हमारे शरीर की इम्यूनिटी को काफी बढ़ाती है ये। और यह जो है, यह एक ऐसा पौधा है पीपल के बाद में जो कि जो है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। और जो तीसरा सुरक्षा चक्र हमारे घर में जो है वो है हमारे घर का रसोई घर। क्योंकि हम यह मानते हैं कि जो हम भोजन ले रहे हैं,
भोजन ही औषधि है और औषधि ही भोजन है। तो ऐसा जो है हमारे आयुर्वेद में काफ़ी गहराई से बताया गया है। तो अगर हम अपने जो घर के जो बर्तन जो हैं उन पर ध्यान दें या घर घर में जो मसालों के रूप में जो औषधीय जो हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, अगर हमें उनका चयन करना अगर हमें ठीक से आ जाए, अगर हम अपनी शरीर की प्रकृति के अनुसार जो है हमें किस तरह का भोजन कब लेना चाहिए हमें और किस मौसम में लेना चाहिए, यह सब जो है अगर हम थोड़ा उसके बारे में जान लें, तो बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं और बीमारियाँ अगर आ भी जाएँ कैसे भी करके तो उनका जो ट्रीटमेंट भी संभव है इन्हीं के माध्यम से। तो आज इनमें से हम जो है चर्चा करेंगे पंचगव्य के ऊपर कि पंचगव्य जो है वो शरीर के रोगों में जो है वो किस प्रकार लाभकारी है। तो जैसे इसके जो 48 मसाले जो हैं, यह हमारे घर में सभी के घरों में होते ही हैं ये तो, ये सब जानते हैं इसके विषय में। तो पंचगव्य में जो मुख्य जो 5 जो तत्व आते हैं, तो उनमें जैसे सबसे पहला तत्व है गोबर या इसे गोवर भी कहा जाए तो कुछ कम नहीं होगा और इसको गोमय भी कह सकते हैं। यह हमारा जो है पृथ्वी तत्व प्रधान है और इससे जो है इससे जो है हमारे शरीर में जो भी टॉक्सिन्स जो हैं, वो हमारे शरीर में बाहर निकलते हैं। तो ये जो जो विष हैं जो उनको शरीर को बाहर से निकालते हैं, जिनको स्किन डिजीज़ हो जाती है या इस प्रकार के और स्किन से संबंधित अन्य कई रोग होते हैं, जो पृथ्वी तत्व में विकार के कारण उत्पन्न हुए, तो उस तरह के ट्रीटमेंट के लिए ये काफ़ी लाभकारी है। और फिर आता है गोमूत्र, गोमूत्र जो हमारा वायु तत्व प्रधान है हमारा, तो यह जो है हमारी जो अमृत वायु जो होती है, जैसे कि जोड़ों में जिनको दर्द अधिक होता है तो इस तरह की जो ट्रीटमेंट के लिए जो है गोमूत्र और गोमूत्र से बने अर्क, वो काफ़ी उपयोगी सिद्ध होते हैं। उसके बाद हमारा आता है जो गाय का जो दूध है, गोदूध, जो कि जल तत्व प्रधान है, तो यह हमारे शरीर को जो है शीतल भी करता है और जो हमारे शरीर को गर्मी भी दे सकता है। तो जैसा कि हमने पिछली बार भी हमने जाना था कि गाय के गव्य इतने अद्भुत हैं कि वो हमारे शरीर के अनुरूप जो है हमें जो चाहिए उसी तरह की प्राण शक्ति हमें देते हैं। तो ये दोनों तरह से कार्य करते हैं और जब इसका इसी का जैसे कि जब हम जो है घी के साथ में इसको लेते हैं दूध को, तो इसके भी जो है अनेक लाभ मिलते हैं। हाई बीपी और लो बीपी दोनों के केस में ही जो है एक ही औषधि काम करती है, वो है दूध के साथ में घी का सेवन। और इसके बाद फिर जो है अग्नि तत्व जो है जो गाय का जो घी जो है, तो इसके भी जो है अनेकों लाभ हैं इसके। तो यह जो है हमारे शरीर में जो है फैट को कम भी कर देता है और फैट को बढ़ा भी देता है। इसका अगर अधिक होगा तो उसको कम कर देगा और कम होगा तो बढ़ा देगा वो। और इसका जो है गोघृत का जो मुख्य उपयोग जो है वो अन्य प्रकार की औषधियों में किया जाता है, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। और जो छाछ है वो आकाश तत्व है। तो अगर हम देखते हैं अगर हम हमारा आकाश तत्व शुद्ध होता है, तो हमारी जो है जीवन की बहुत सी समस्याएँ जो हैं वो अपने आप ही सॉल्व होने लगती हैं। तो हमारे शरीर जिनके शरीर में भारीपन अधिक रहता है, यानी कि उनका तत्व जो है पृथ्वी तत्व प्रधान है। तो वो अगर जो है आकाश तत्व की मात्रा अपने शरीर में बढ़ाएँगे, यानी कि वो छाछ की मात्रा अगर अधिक लेंगे, तो उनके शरीर में थोड़ा हल्कापन महसूस होगा और उनमें जो है ऊर्जा शक्ति जो है ऊर्जा शक्ति का संचार जो है वो अधिक होगा। और यह एक ऐसा है छाछ एक ऐसा तत्व है गौ माता का, जो लगभग-लगभग सभी प्रकार के रोगों में लिया जा सकता है। अब इसके अलावा पंचगव्य के अलावा जो है हमें अन्य भी हमें जो जो तत्व है वो गौ माता के गव्यों से मिलते हैं, जैसे मक्खन हो गया, तो मक्खन में जो है अग्नि और जल एक साथ वास करता है। तो यह भी एक एक जो है अद्भुत है मक्खन, तो जिसमें जो अग्नि और जल एक साथ वास करता है। तो यह जो है बच्चों की बुद्धि के विकास में बहुत लाभकारी है। तो जिन बच्चों की जो है मेमोरी कम होती है, तो उन्हें जो है देसी गाय के दूध से बना मक्खन उनको दिया जाए, तो जो है उनकी जो है बुद्धि में काफ़ी विकास होता है और उनके जो छोटी-छोटी समस्याएँ जो रोगों के रूप में जो होती हैं, उनसे भी जो है उनसे भी लड़ने में यह सहायक होता है। अब अगला तत्व है दही है। दही में जो है होता तो अग्नि और जल तत्व ही है, परंतु इसमें जो है मक्खन की अपेक्षा अग्नि तत्व अधिक होता है। तो इसका जो उपयोग भी जो है, जो हमारी जो इसमें कैल्शियम भी काफ़ी मात्रा में होता है, तो इससे हमें हड्डियों को भी मजबूती मिलती है। और एक जैसे पनीर है, पनीर जो है वो पृथ्वी तत्व प्रधान है, तो यह जो है रोगी के लिए जो हम इसको अवॉइड करते हैं,
परंतु इसमें जो है प्रोटीन की बड़ी मात्रा होती है, इसलिए इसका उपयोग भी जो है दालों के स्थान पर या फिर जहाँ पर जिसको प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है वो किया जा सकता है। यह जो है हमारे शरीर का जो है जो मुख्य जो 12 तरह के जो ऑर्गन जो हैं, तो उन 12 तरह के ऑर्गन में उन 12 तरह के ऑर्गन्स में जो है उनका काम करने का जो समय है, और जो है उसके अंदर अगर कोई रोग हो जाए तो उसकी विकृति के लिए जो है हम क्या-क्या सेवन कर सकते हैं। जैसे कि एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल, हम 1-2 एग्ज़ाम्पल लेते हैं, फिर आगे चलेंगे हम। इसके लिए औषधियों का जो है कैसे सिलेक्शन करना है वो आगे आएगा। तो जैसे कि जो है हमारा आमाशय है, यानी कि जो हमारा जो है जठर, जो पेट हम बोलते हैं इसको। तो अगर जैसे इसमें अगर अधिक अगर कुछ समस्या उत्पन्न हो रही है, तो हम जो है उस परिस्थिति में जो है दही और मक्खन का जो सेवन जो है वो किया जा सकता है। तो इससे जो है हमारा जो पित्त और कफ जो है वो बैलेंस होता है, और और जो है उस समय जो हम हमें ये जो है किस समय हमें लेना चाहिए, हमें उस समय लेना चाहिए जब इन ऑर्गन्स की एक्टिवनेस सबसे ज़्यादा होती है। तो जैसे अमाशय की जो एक्टिवनेस है वो 7 से 9 बजे के बीच में होती है सुबह। और इसी तरह से अगर हम जो है फेफड़े को देखें अपने, तो फेफड़ा जो सबसे अधिक एक्टिव होता है तो 3 से 5 बजे तक होता है। तो इस समय जो है अगर हम जो है प्राणायाम अधिक करते हैं, तो एक तो ये हमारे ऑर्गन के काम करने का एक्टिव समय है, और दूसरा है कि इससे जो है जो भी विकार होंगे हमारे, तो वो गव्यों के माध्यम से और प्राणायाम के माध्यम से हम इन्हें दूर कर सकते हैं। तो इसमें जो है हमारा जो है गोमूत्र का हम सेवन कर सकते हैं, गोमूत्र, मक्खन, और जो है गोबर का रस ले सकते हैं हम। या फिर जो है गोबर को सुखा करके और इसकी जो है अ, हवन के बाद में जो भस्म जो बनती है, उस भस्म का सेवन अगर हम जो है जल के साथ में करते हैं, तो उस भस्म में 46.6% ऑक्सीजन विद्यमान होती है। तो इतनी ऑक्सीजन अगर हमें जो है सुबह के समय में मिले उसके गोबर के भस्म के रूप में, तो वह जो है फेफड़े से संबंधित रोगों की ट्रीटमेंट के लिए यूज़ हो सकता है। इसी तरह से जो है अन्य ऑर्गन्स के लिए भी अलग-अलग तरह के अर्क आते हैं, जिसका हम आगे डिस्कस करेंगे। हाँ, इससे पहले अब हम आते हैं कि जो हमारा जो औषधियों का जो निर्माण जो होता है, जो संपूर्ण रोगों की चिकित्सा के लिए है, उनमें जो है सबसे मुख्य है वो है गोमूत्र। तो गोमूत्र जब किसी भी औषधि के साथ में मिलता है, यानी कि किसी भी आयुर्वेदिक औषधि के साथ में, चाहे वो पुनर्नवा हो गया या अर्जुन की छाल हो गई, तो उस औषधि के असर को 20 गुना लगभग बढ़ा देता है वो। यानी कि जो औषधि हम सामान्य रूप में आयुर्वेदिक औषधि के रूप में लेते हैं, और जब हम उसको गोमूत्र के साथ में मिला करके लेते हैं, तो गोमूत्र के साथ में मिला करके लेने पर उस उसकी जो है उसका जो प्रभाव है वो लगभग 20 गुना बढ़ जाता है। ऐसा कैसे होता है? क्योंकि जो गाय के गव्यों में हम सब जानते हैं कि इसमें जो प्राण शक्ति जो है वो प्रचुर मात्रा में विद्यमान होती है। तो यह किसी भी औषधि की प्राण शक्ति को कई मात्रा में बढ़ा देता है। तो जब किसी औषधि की प्राण शक्ति बढ़ जाती है, तो वही औषधि जब हम अ, अब सेवन करते हैं, तो जो है उसकी जो सहारक क्षमता जो है या जो रोगों को जो है दूर करने की जो क्षमता है, वो भी काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। तो इसलिए जो है पंचगव्य औषधियों से जो है वो एज़ कम्पेयर टू अगर हम डायरेक्ट औषधि लेते हैं, आयुर्वेदिक औषधि, उससे जल्दी आराम मिलता है। तो जो गोमूत्र इतना महत्वपूर्ण है, तो गोमूत्र के संग्रह के भी कुछ नियम होते हैं, तो उनका हमें सबको ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि अगर हम जो इनका जो ध्यान नहीं रखते, तो फिर उन्हीं से फिर जब हम जो है औषधि जो बनाते हैं, तो हमें लगता है कि किसी की पंचगव्य औषधि तो बहुत अच्छी है, और किसी की औषधि जो है इतना अधिक प्रभावशाली नहीं है। तो उसके कारण कई हो सकते हैं, तो उनमें से एक मुख्य कारण जो है गोमूत्र का जो संग्रह के जो नियम जो है उसका पालन न करना भी है। और इसके अन्य कारण भी हैं कि हम रोगों के अनुकूल हमने वह गौर नहीं दिया हमने, या फिर जो है व्यक्ति ने औषधियाँ सही ली उसके, और परंतु उसने परहेज नहीं किया उसने। तो इस तरह के कई कारण हो सकते हैं। तो हम जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि गोमूत्र का जो संग्रह है वो कैसे करना है। तो जैसे सबसे पहले तो हमें जो है गोमूत्र सिर्फ जो है भारतीय नस्ल की देसी गाय ही होनी चाहिए, उसी का ही गोमूत्र हम संग्रह करेंगे हम। और उसकी जैसे न्यूनतम आयु जो है वो लगभग 2.5 वर्ष होनी चाहिए। क्योंकि उसकी जो है सूर्य केतु नाड़ी जो है, जो कि ओवड़ उसका जो होता है उसके रूप में वो पूर्ण विकसित हो जाती है वो। और उसके बाद जो है फिर जो है वो जो सूर्य से मिलने वाली जो जो किरणें जो हैं वो उसकी शक्ति जो है सूर्य से लेकर के केतु तक ग्रह उपग्रह जितने भी आते हैं, उन सबकी शक्तियों को वो मिला करके और अपने गव्यों के माध्यम से हमें देती है। यह सूर्य केतु नाड़ी के माध्यम से ही संभव हो पाता है, इसलिए उसका विकसित होना ज़रूरी है।
और जो है देसी गाय जो चरने फिरने वाली हो, वो कम से कम जैसे 4-5 घंटे तो बाहर घूमने फिरने, जंगल में घूमने फिरने जाए ही। क्योंकि जब वो औषधीय पौधों का सेवन करेगी, उसे पता है कि उसे क्या खाना है उसे। तो वो अपने अनुकूल जो औषधीय पौधों का सेवन जब वो करेगी और उसके बाद फिर उनको वो अपने गव्यों के माध्यम से हमें देगी, तो वह जो है उसका प्रत्येक गव्य अधिक लाभकारी रहेगा। तो और इसके बाद अगला पॉइंट है कि जो अगर जो गौमाता गर्भवती है तो उसके 45 दिन पहले और 45 दिन अ, बाद का जो है गौमूत्र का सेवन नहीं करना चाहिए। फिर अमावस्या की रात को भी सेवन नहीं करना। और फिर जो है जिस दिन सूर्य उदय ना हो उस दिन भी हम गौमूत्र ना लें, क्योंकि उस समय जो सूर्य की तो नाड़ी में से जो उसने जो सूर्य की किरणों को जो अवशोषित करके जो हमें गव्यों के माध्यम से देना था, वो उसमें जो है वो पूर्ण रूप से नहीं मिल पाएगा। और अगर जो है चंद्र ग्रहण लगा हो तो उस समय भी हमें गौमूत्र एकत्रित नहीं करना। और अगर सूर्य ग्रहण लगा हो तब भी गौमूत्र संग्रहित नहीं करना। और अगर गौमाता अगर बीमार है तो उस समय भी जो है हमें गौमूत्र उसका जो संग्रह नहीं करना चाहिए। और जब अगर आसमान में बादल छाए हो पूरा दिन, जैसे वर्षा का समय हो, तो उस समय भी जो है गौमूत्र जो है अधिक प्रभावकारी नहीं होता, तो उस समय हम छोड़ सकते हैं। इस प्रकार जो है एकादशी में भी छोड़ सकते हैं हम। हाँ, तो इस तरह से जो है कई नियम इसमें हम और भी देख सकते हैं हम। अ, और उसके लिए जो है उसको गौमूत्र को रखने के लिए जो सबसे अच्छा पात्र जो है वो मिट्टी का रहता है। मिट्टी या कांच का बर्तन जो होगा उसमें रख सकते हैं। या फिर उसके बाद जो है अगर वो ना मिल पाए तो हम जो है उसको जो है फूड ग्रेड में जो फूड ग्रेड वाले जो पात्र होते हैं उसमें हम इनको सेव किया जा सकता है। तो अब ये है कि आगे भी इसमें कुछ हम अब देखते हैं कि जो इसका जो और बनाने की जो विधि जो है वो कैसे हो सकती है। तो इसमें देखिए, इसमें जो है ना पहले तो जैसे अलग अलग औषधियों के जो अर्घ जो बनाए जाते थे, उसमें जो अर्घ बनाने का जो पात्र जो होता था उसका जो आकार जो है वो बहुत महत्वपूर्ण होता था। तो पहले हमारे में समय में विज्ञान इतना विकसित था कि उन्हें पता था कि कौन सी औषधि का अर्घ जो है किस तरह की शेप के पात्र में बनाना है। तो उससे जो है उसका जो मोलिकुलर जो स्ट्रक्चर जो है जो औषधि का जो है वो जो है भिन्न भिन्न होता है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि इस तरह के पात्र में आप देखते हैं, अगर इस पात्र को अगर हम नीचे से अगर हम गर्म करें और गर्म करने के बाद जो वाष्प जब संग्रहित होगा, तो एक वाष्प हमारा यहाँ से इकट्ठा होगा हमारा। और एक जो है अधिक जब अधिक संग्रहित होकर के जब ये जब ऊपर जाकर के जो है जो वाष्प जो हमारा एकत्रित होगा वो कम मात्रा में एकत्रित होगा हमारा। परंतु इसकी जो गुणवत्ता जो है वो अधिक होगी और जो इसकी गुणवत्ता थोड़ी सी कम रहेगी। तो रोगों के अनुकूल जो है हम इनमें से जो है कौन सा जो अर्घ है किस रोग में दिया जा सके, तो यह जो है यह अपने जो है रोगी के अनुसार और जो चिकित्सक को अपने अनुसार जो है वो इसे चूज कर सकता है। तो इसमें जो है मुख्य रूप से क्या होता है कि इसमें जो है एक गौमूत्र होता है और गौमूत्र में एक हम जो है औषधि हम डालते हैं। तो जो आयुर्वेदिक औषधि जैसे कि अर्जुन का अर्क बनाना है हमें, तो गौमूत्र में अर्जुन की औषधि गौमूत्र में डाल करके जैसे इसमें मटके में हमने रखा और इसको नीचे से गर्म किया। तो गर्म करने पर जो वाष्प जो बने, उस वाष्प को हम बूंद बूंद करके हम इकट्ठा करते हैं। और इकट्ठा करने के बाद उसमें जो मिला हमें, तो वह जो है वो हमें अर्क मिला हमें, तो इसे बोलते हैं गौमूत्र अर्क। और उसके बाद जो सॉलिड चीज जो रह जाती है, जैसे कि दूध को गर्म करने पर खोआ शेष रह जाता है, उसी प्रकार गौमूत्र को औषधि के साथ गर्म करने पर उसके भीतर जो सॉलिड जो जो नीचे जो सब्सटेंस रह जाता है, तो उसको हम कहते हैं घनवटी। तो उस घनवटी की छोटी छोटी गोलियां बनाई जा सकती हैं। तो हमने देखा कि गौमूत्र जिसकी लाइफ लगभग 1 से 3 दिन होती है, तो जब हमने इसको जो है गौमूत्र अर्क और गौ घनवटी के रूप में दो भागों में तोड़ दिया, तो अब इसकी लाइफ लाइफ की कोई सीमा नहीं है। मतलब कि अब ये जो है अगर हमने इसकी जो है इसका स्टोरेज जो है अगर हमने कांच के बर्तन में किया, तो ये जो है ये काफी लंबे समय तक सुरक्षित रहेगा और ये खराब नहीं होगा ये। और हमने ये देखा कि जो है गौमूत्र से जो हमें जो दो चीजें मिली, गौमूत्र अर्क और गो घनवटी, तो इनका जो उपयोग जो है दोनों को साथ में भी किया जा सकता है या एक का भी उपयोग किया जाता है। जिसकी पाचन क्षमता कमजोर है तो वो गो घनवटी को पचाने में उनको अधिक ऊर्जा व्यय करनी पड़ती है, तो ऐसे रोगियों को हम सिर्फ गौमूत्र अर्क ही देते हैं। और जिसकी पाचन क्षमता अच्छी है तो वो अर्क और घनवटी दोनों साथ में ले सकते हैं। तो यह एक जो है मुख्य रूप से यंत्र है जो आज के समय में जो ज्यादातर लोग यूज करते हैं। तो ये यह जो है स्टील की बॉडी का बना है, स्टेनलेस स्टील जो है उससे बना है ये। और इस तरह के अर्क से हम जो है गोमूत्र अर्क जो है वो बनाते हैं। तो यह कुछ औषधियों का जो निर्माण जो है जो कि जो है
भूपेंद्र भैया की गौशाला में भी होता है। तो यह सब उन्हीं की औषधियां हैं इधर। हाँ, अब हम देखते हैं कि सबसे बड़ा एक प्रश्न आता है कि हम औषधि की मात्रा कितनी लें। कि हम औषधि तो ले रहे हैं पर औषधि की मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो है आयुर्वेद में बहुत सिंपल सा एक कॉन्सेप्ट रखा गया है कि हमें जो है औषधि की मात्रा अपने जो है पेट के आकार के अनुसार ही लेना है। तो जैसे कि जो है अगर हमारे जो है पेट का आकार अगर हम ये मानते हैं कि जो है अगर 1 से 2 दिन का बच्चा है तो उसका जो है पेट का आकार जो है लगभग एक चेरी के फल के बराबर होगा। और उसकी जो क्षमता जो होगी वो लगभग जो है 10-15 ml के आसपास होगी उसकी क्षमता। तो जो है उसके अनुरूप जो है हमें जो है औषधि जो है वो 1 बूंद या इससे भी कम मात्रा में दी जा सकती है। और जो है औषधि का जो सिलेक्शन जो है वो किस हिसाब से करना है हमें। हमें यह देखना है कि जो है जो हमारा जो पेट का जो आकार जो है उसकी जो जितनी जो क्षमता है उसका जो है 1%, 2% या 3%, इनमें से हमें जो है अपनी औषधि की मात्रा का सिलेक्शन किया जा सकता है। तो अगर कोई बीमारी के भी शुरुआती स्टेज में जो है तो उस समय जो है हम औषधि जो है वो जो है हम अपने भोजन का 1% लें। और अगर जो है हमारी जो अगर बीमारी का स्तर अगर हमारा मध्यम स्तर का है यानी कि बीमारी थोड़ी बढ़ गई है तो हम जो है भोजन का जो है 2%। और जो है अगर हमारी बीमारी अधिक जो है ज्यादा बढ़ी हुई है तो उसमें जो है कम मात्रा में औषधि कार्य नहीं करेगी। तो इसलिए जो है उस परिस्थिति में हम भोजन का जो है 3% जो भाग है वो औषधि के रूप में ले सकते हैं। तो अगर हम जैसे भोजन का अगर हम मानते हैं कि तो हम भोजन जो है वो किसे माने हम। तो अगर हम जैसे अगर हम योग कुंडलिनी उपनिषद पढ़ते हैं तो उनके अनुसार जो है अगर हम मिताहार का अपने जीवन में पालन करते हैं तो उससे जो है काफी रोग तो वैसे ही समाप्त हो जाते हैं। तो मिताहार में क्या आता है कि मिताहार में ये आता है कि जो हमारे पेट का आकार है उसका लगभग जो है आधा भाग जो है वो हमें सॉलिड भोजन के रूप में लेना है। और 1/4 जो भाग है वो जल के रूप में और 1/4 जो है वो वायु के रूप में खाली छोड़ देना है। तो जहाँ पर ये जल की बात आती है तो यहाँ पर जो है अगर हमें भोजन के तुरंत बाद पीने का है तो हम जो है छाछ ले सकते हैं दोपहर में। या फिर जो है सुबह के समय में जो है जूस लिया जा सकता है, शुद्ध फलों का रस जो है वो लिया जा सकता है। और अगर हमें दूध लेना है तो थोड़ा गैप करना चाहिए, हमें 2-3 घंटे का शाम को दूध लेना है हमें। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है हमें। और इसके बाद जो है फिर हमारा जो है अगर हमारा जैसे कि जो अडल्ट में जैसे कि अगर इसका साइज जैसे कि अगर हमारा 1 लीटर के आसपास हमारा अगर स्टोमक का साइज हो गया तो उसको जो है लगभग जो है 500 जो है वो जैसे ml वगैरह जो है हमारा तो उतना हम भोजन लेंगे हम तो उसके अनुसार जो है औषधि का जो सिलेक्शन जो है 500 ml का जो है 1%, 2% और 3%, वो हम जो है औषधि की मात्रा जो है इस प्रकार जो है हम पे ले सकते हैं। हाँ, अब ये आता है कि ये जो मुख्य जो हमारे ऑर्गन जो है ज्यादातर रोग जो है वो इन्हीं में होते हैं। और इसके अलावा जो है विशेष रोगों के लिए फिर कुछ विशेष अर्क भी बनाए जा सकते हैं। तो जैसे कि जो है फेफड़े के लिए जो है हमारा गोमूत्र आसव जो है और जो है भस्म घनवटी, तो वो अच्छा काम करती है। और इसी प्रकार जैसे कि अगर हम जो है अपने हार्ट पर आते हैं, हृदय रोग में जो है अर्जुन अर्क और जो है भस्म घनवटी या अर्जुन घनवटी, इन दो में से कोई एक घनवटी दिया जा सकता है। तो वह जो है वह जो है जो हार्ट की में जो ब्लॉकेज है जो नाड़ियों में जो ब्लॉकेज हुई है तो उसको खोलने में काफी हेल्पफुल रहता है। तो वह हम ले सकते हैं। और इसके अलावा जैसे कि अगर हम जो है पित्ताशय में देखते हैं अगर हम, तो जो पित्त की थैली से हम कहते हैं तो उसके लिए जो है कोई जो है अर्क जो है वो नहीं दिया जाता। तो उसके लिए जो है बहुत से रोगियों को जो है सिर्फ अगर वो नींद अगर गहरी ले लें तो उनको जो है ज्यादा रात्रि को नहीं जागना, अगर रात्रि रात्रि को जागेंगे तो यह समस्या जो है दवा लेने से भी ठीक नहीं होती। तो हमें जो है निंद्रा लेना बहुत आवश्यक है। और इसमें अगर हमें लेना है तो पंचगव्य में देसी गाय के दूध से बनी छाछ जो है वो ली जा सकती है। और इसी प्रकार जो है अगर हम हमारा जो है यकृत से रिलेटेड या लीवर से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो उसके लिए जो है हम ऊपर जो मेंशन किए कोई भी ले सकते हैं। और इसके साथ जो है विशेष रूप से जो है हमें देखा है कि पुनर्नवा अर्क और पुनर्नवा घनवटी यह अधिक लाभकारी है। और अगर मक्खन का सेवन किया जाए, मक्खन का सेवन अगर हम कर लेंगे तो जो है यह भी जो है जो उसकी जो समस्याएं जो है काफी समस्याएं जो है उनको दूर करने में लाभकारी रहता है। तो यह जो हमने पहला वाला चार्ट देखा, यह हमने देखा कि अंगों के अनुसार जो है औषधि किस प्रकार लेनी है। अब हम जानते हैं कि जो अर्क जो है वो जो है किन किन रोगों में लाभकारी है। तो जो जैसे चंद्रमा अर्क है
तो चंद्रमा अर्क में कोई भी आयुर्वेदिक औषधि नहीं मिलाई जाती, वो सिर्फ जो है गौमूत्र से ही बनाया जाता है। और उसी को जो है वाष्पीकृत करके और उसकी जो है अर्क और घनवटी बना ली जाती है। तो चंद्रमा अर्क का जो उपयोग जो है वो बॉडी डिटॉक्सिफिकेशन में होता है। और वह जो है वो जो है सभी लोगों में वो लगभग लाभकारी होता है। तो अब इसके बाद जो है अब हम देखते हैं जैसे पुनर्नवार्क हो गया हमारा, वो मुख्य रूप से जो है किडनी के पेशेंट के लिए होता है। जैसे इनका डायलिसिस चल रहा है तो उनका जो है डायलिसिस भी ठीक हो जाता है। हमने कई रोगियों पर इसका एक्सपेरिमेंट किया। तो जो है अगर वह रोगी अगर वो परहेज पूरा कर लेता है तो उसका जो है डायलिसिस जो है कुछ समय में कम होते होते और बिल्कुल ही बंद हो जाता है। और इस तरह से जब सप्तरंगी अर्क है तो यह मधुमेह में विशेष रूप से लाभकारी है। तो इसमें देखिए सभी तरह की जो औषधियाँ, जितनी भी औषधियाँ या अर्क के रूप में जो हम ले रहे हैं यहाँ पर, तो इनमें जो है सब में परहेज करना बहुत अनिवार्य है। तो ज्यादातर जो है रिजल्ट उसी परिस्थिति में नहीं आते। या तो जो है औषधि का निर्माण अगर सही तरीके से नहीं हुआ, या दूसरा ये है कि जो है अगर जो रोगी है उसने परहेज नहीं किया अच्छे से, अगर वह अपनी मनमर्जी से कुछ भी खाता रहा, तो उस परिस्थिति में जो है जो लाभ मिलने की संभावना बहुत ही कम रहती है। तो जैसे इस तरह से अब हम सर्पगंधा अर्क देखते हैं तो ये कैंसर में, बीपी हाई में काफी लाभकारी रहता है। पाषाण वेद जो है ये पित्ताशय की पथरी को भी निकाल देता है। जो जनरली जो लोग बोलते हैं कि नहीं आपका तो जो है पित्ताशय ही निकालना पड़ेगा, आपकी पित्त की थैली का ऑपरेशन करके निकालना ही पड़ेगा, इसकी पथरी नहीं निकल सकती, तो ऐसा जो है बिल्कुल भी नहीं है। तो इसका जो है यह भी पूर्ण रूप से निकल सकती है। और ऐसे भी बहुत से केसेस आए हैं तो उनका भी जो है सफल जो है उन पर एक्सपेरिमेंट करके और उनको पूर्ण लाभ मिला है। और इस तरह से जो पारिजात अर्क है, तो पारिजात अर्क जो है ये घुटनों के जोड़ों के दर्द में विशेष रूप से लाभकारी है। और अब जैसे गोपरू अर्क हो गया, तो यह जो है यह भी जिसको जो है यूरिनरी इन्फेक्शन है और जो है इसमें मूत्राशय में जलन होती है, तो उसके में यह लाभकारी रहेगा। कुछ अगर घाव हो गया अंदर तो उसमें जो है ये ट्रीटमेंट में लाभकारी रहेगा। और यह जो है किसी को अगर पथरी होती है तो पथरी में गोखरू और पाषाण वेद दोनों को मिलाकर के लिया जा सकता है। क्योंकि पथरी जो होती है वो जब मूत्र के रास्ते जो है मूत्र नली से बाहर निकलती है तो वह भी कुछ घाव कर देती है, तो इन्फेक्शन ना हो तो इसलिए गोखरू अर्क भी दिया जा सकता है। अब फिर गिलोय अर्क हो गया, अर्जुन अर्क, कचनार, तुलसी, इन सबके अपने अपने लाभ हैं, ये हम देख सकते हैं। तो इस तरह से हम देखें कि जो अन्य जो अर्क हैं वो भी जो है विशेष रोगों में अपने अपने अलग अलग लाभ देते हैं। अब जैसे कि जो है जैसे चंद्रमा अर्क है, तो जो भी अर्क जो है उसमें जो है उसमें विशेष एक गुण होता है। तो यह जो चंद्रमा अर्क जो है यह विशेष रूप से हम जब जब चांद जब फुल मून जब होता है, यानी कि जब जब हमारी पूर्णिमा होती है, तो पूर्णिमा की रात्रि में जब गाय को जैसे रखा जाता है तो वो चंद्रमा के गुणों को अपने भीतर खींच करके और गौमूत्र के माध्यम से हमें देती है। तो ऐसे गौमूत्र का जब हम अर्घ बनाते हैं तो उसी को हम चंद्रमा अर्घ कहते हैं। तो तो जैसे कि चंद्रमा का जो जो स्वभाव जो है शीतल है ना, और जो है वो हमारे शरीर को जो शीतल करता है। तो जो है जिनका जो हाई बीपी है उसमें जो है इसका उपयोग किया जा सकता है। और हमारे शरीर की जो है वो गर्मी जो बढ़ी हुई है तो उसका भी इसमें उपयोग किया जा सकता है। और अगर जो है जिनकी शरीर की जो है पित्त अधिक बढ़ा हुआ है तो वह जो है सभी प्रकार के अर्क को जो है बराबर मात्रा में पानी मिला करके ले सकते हैं। या फिर लगभग आधे कप पानी लें और बाकी उसमें जो है एक जो अडल्ट व्यक्ति जो है उसमें जो है 2 से 4 ढक्कन जो है उसमें जो अर्क है वो मिला करके ले सकते हैं। तो जिस रात को जैसे कि जैसे अमावस्या की रात होती है तो उस समय जो है हम गोमूत्र का संग्रहण ना करें और यह जो चंद्रमा अर्क है वो नहीं बनाया जाता। अब जैसे अगला आता है पुनर्नवा अर्क आता है। तो पुनर्नवा जो है वो जो है वनस्पति जो है यह भी हमारे शरीर में जो है कई रोगों में लाभकारी है। तो जैसे कि इसमें हो गया लीवर हो गया, और हमारा जो है जिनको लीवर का इन्फेक्शन है, लीवर कैंसर तक है इवन, और मूत्र नली में है, और जो है यूट्रस में जो है अगर कोई भी समस्या है तो इस तरह के अर्क का जो सेवन जो है काफी अधिक प्रभावकारी रहता है। और सप्तरंगी अर्क तो जैसे हम जान ही चुके हैं कि ये मधुमेह में जो है वो काफी अधिक लाभदायक होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है अनेक तरह के जो अर्क हैं और इन्हें जो है कैसे लेना है, तो इसके बारे में जो है यहाँ पर थोड़ा सा ब्रीफ में दिया हुआ है। तो अभी समय के अभाव से जो है हम अभी सभी को नहीं एक्सप्लेन कर सकते। बाकी इसका जो है वो पीपीटी वो शेयर कर दिया जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि ये देखेंगे तुलसी अर्क है जैसे,
तुलसी अर्क में जो है जो 5 तरह की तुलसी जो है, अगर हम इनका पंचांग यूज करके और इससे हम गोमूत्र अर्क जो बनाते हैं, तो उसमें तुलसी और गोमूत्र दोनों के जो गुण जब मिलते हैं, तो यह जो है यह भी जो है प्रत्येक प्रकार के रोगों में जो है उसकी इम्यूनिटी शक्ति को बढ़ा करके और रोगों के ट्रीटमेंट में शीघ्र लाभ देता है। तो अब इसके बाद जैसे शतावरी अर्क हो गया हमारा। तो शतावरी का जो है मुख्य रूप से जो है वो जड़ काम में लिया जाता है, और यह भी अगर जो है जैसे कि 12 महीने पुराना हो तो अधिक अधिक ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो ये चोरक अर्क हो गया, ये जो है यह औषधि जो है हिमालय में ही अधिकतर पाई जाती है। और ब्रह्मी अर्क जो कि ब्रेन के लिए, जो ब्रेन डिसऑर्डर में काफी लाभदायक होता है। नंदी अर्क हो गया, यह जो है यह जिनको भी जो है जैसे बांझपन की समस्या है, नर नारी दोनों ही परिस्थितियों में, तो जो है उनको जो है नंदी अर्क का सेवन जो है वो लोग कर सकते हैं। और जैसे इसमें भी एक नियम है कि जैसे नंदी की आयु कम से कम 4 वर्ष होनी चाहिए, तो जो है उसका शरीर जो है हष्ट पुष्ट और विकसित होता है, तो उसी का जो गोमूत्र जो है वो अधिक लाभकारी होता है। देखिए जैसे आगे भी हैं कुछ अर्क हैं जो विशेष रोगों के लिए बनाए गए हैं। कि कालमेघ अर्क है, अशोक अर्क है, मुलेठी अर्क है जो कि गले के लिए काफी लाभदायक होता है, सदाबहार अर्क है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो है विभिन्न तरह के अर्क जो है वो विभिन्न प्रकार के रोगों की चिकित्सा में जो है वो अधिक लाभकारी होते हैं। अब हम देखें कि जो जनरल जो घरों में यूज होने वाली जो और भी क्या क्या जो 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 चीजें वो हम यूज कर सकते हैं हम। तो उनमें जैसे कि जो है कुछ विशेष रूप से जैसे फर्स्ट एड के लिए जो है, जैसे हम अपने घरों में जो है नीम स्प्रे, गेंदा मलहम, और जो भस्म का जो जल है वो, और नासिक औषधि, आंखों की औषधि और कान की औषधि, ये सब जो है हम एक फर्स्ट एड किट के रूप में अपने घरों में रख सकते हैं, और जो कि कभी भी जो है हमें काम आ सकती है। जैसे ये है कि ये पंचगव्य के विषय में बताया गया है कि जो है जैसे पंचगव्य का उपयोग जो है कहाँ कहाँ पर किया जा सकता है। हाँ, तो ये जो है जो जैसे ये मुख्य औषधियाँ जो है इनमें से जैसे कि नेत्र औषधि है, कर्ण औषधि है, तो ये जो है आंखों और कान की बीमारियों की ट्रीटमेंट के लिए काफी लाभकारी है। और इसके बाद जैसे कि जो नासिका औषधि जो आती है, तो नासिका औषधि जो है वो मुख्य रूप से इसके कई लाभ हैं, इसलिए इसका जो है साइज भी बड़ा बना के दिखाया गया है, क्योंकि इसके लाभ भी जो है वो काफी अधिक हैं। तो इसका जो है कम से कम ये 10-12 तरह के रोगों की चिकित्सा के लिए जो है वो यूज होती है ये। तो यह जो है इसकी मात्रा जैसे बच्चों के लिए 1-1 बूंद हो सकती है, बड़ों के लिए अधिक 3-3 बूंद रखी जा सकती है। तो इसका जो मुख्य जो उपयोग जो है वो जो है ब्रेन से रिलेटेड कोई समस्या है, जिनको जो है पैरालिसिस हो गया उसमें उपयोग कर सकते हैं, जिनको याददाश्त कमजोर है उसमें उपयोग किया जा सकता है इसका। और इसके अलावा जिसको एलर्जी की समस्या है, जिसको बार बार छींकें आती हैं, छींकें नहीं रुकती, तो उसमें भी जो है ये काफी लाभकारी रहता है। जिसको आधे सिर का दर्द है उसमें भी ये लाभकारी रहता है। और इसके अलावा जो है जो जिनको जो है गहरी नींद नहीं आती, तो जो है वह भी जो है इसको लेने के बाद में जो है काफी आराम आता है। और जिनका अगर कान का पर्दा फट गया है, हाँ, कान के पर्दे में जो है उसमें जो है उसको रिकवर करने के लिए ये नासिका औषधि भी जो है काफी उपयोगी है। तो अगर हम जो है नाक में औषधि डालते हैं तो ये कान के पर्दे को रिकवर करने में हेल्प करता है। तो इस तरह से जो है इसके जो है और भी कई लाभ हैं। तो अब इसके बाद हम देखते हैं आगे जैसे कि और भी हम पंचगव्य साबुन या उससे जो स्नान चूर्ण है वो ये सब भी बनाया जा सकता है। गोमय लेप जो है, अगर हम गोबर गोमूत्र को मिला करके अगर हम वो करते हैं तो वैसा भी किया जा सकता है, या इसका जो लेप जो है जो कि पैकेट्स के रूप में अवेलेबल है वो भी कर सकते हैं हम, जो कि स्किन डिजीज में काफी यूजफुल रहता है। पंचगव्य मलहम जो है ये जो घाव भरने में जो है काफी उपयोगी होता है। और जो झंडू कोशिका मलम जो है, जैसे कि जब किसी को डायबिटीज में अगर घाव जल्दी नहीं बढ़ता, तो इसको लगाने से जो है वह घाव जल्दी बढ़ने लगता है। तो इस तरह से हम देखा कि झंडू स्प्रे, नीम स्प्रे, तो जैसे जो झंडू स्प्रे का अर्थ है कि जो गेंदा के फूल से और गोमूत्र से मिला करके जो जो बना है वह झंडू स्प्रे है। और नीम स्प्रे जो है वो नीम की पत्तियों को गोमूत्र में उबाल करके जो स्प्रे जो बनता है वह नीम स्प्रे है। तो यह जो है डिटोल, सेवलोन की जगह में हम यह यूज कर सकते हैं। और जो घाव भरने के लिए जो है विशेष रूप से झंडू स्प्रे अधिक लाभदायक है।
कोई गहरा घाव है या इन्फेक्शन अधिक है, तो जो है उस परिस्थिति में झंडू स्प्रे हम यूज कर सकते हैं। और इधर अब जो है अगर हम जो औषधियों को गौमूत्र में भिगो करके अगर हम उपयोग करें, तो इनका भी अधिक लाभ मिलता है। जैसे कि जो है आंवला, बेहड़ा, हरड़, इनको पहले गौमूत्र में भिगो करके और फिर इसका जो है इनको फिर सुखा करके पीस करके इसका चूर्ण बनाया जाए, तो यह त्रिफला जो है जो सामान्य त्रिफला से अधिक लाभकारी होता है। इसी प्रकार जो पित्त शामक चूर्ण है, और इस तरह से जो अन्य चूर्ण भी हमारे पास हैं। ये तो जैसे आसव हो गया, बाल पाल रस हो गया, तो इनके भी अपने अपने लाभ हैं, यहाँ पर सब दिया गया है यहाँ पर। जैसे नारी संजीवनी है, तकरारिष्ट है, तो तकरारिष्ट जो है मुख्य रूप से पेट से संबंधित जिनको समस्याएं हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए ये काफी यूजफुल है। जिनको गैस अधिक बनती है, पेट में जलन होता है, तो उनके लिए जो है औषधि के रूप में उपयोग किया जा सकता है। परंतु परमानेंट लाभ के लिए हमें अपने भोजन के जो नियम है उनमें बदलाव करना बहुत आवश्यक है। और इस तरह से मंजन हो गया, भस्म हो गया, शैम्पू, तेल, तो इस तरह से जो हमने देखा कि बहुत से जो जो उत्पाद जो है वो इसमें जो है उपयोग हो सकते हैं। तो अब हमें लगता है कि अभी के लिए हम इतना ही रखते हैं, तो आगे अब आगे का समय जो है प्रश्नोत्तरी के लिए रखा जाए। तो अगर किन्हीं का कुछ विशेष प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी, धन्यवाद। जी भैया, जैसे ये होते हैं जो बच्चे मानसिक रूप से कमजोर होते हैं बचपन से, ये ऑटिज्म वगैरह की जिन्हें शिकायत होती है, तो उनको किस तरीके का ट्रीटमेंट देना चाहिए? फिर लाभ उसमें होता है इससे, ट्रीटमेंट से? जी, जी, ऐसे बच्चों को भैया एक तो हम ना जो नासिका औषधि है वो दे सकते हैं। जैसे एक एक बूंद अगर नाक में जो है उनके सोते समय जैसे मुख्य रूप से नासिका औषधि में जो है गाय का घी होता है, और जो है जो बाकी के जो चार गव्य हैं वो भी उसमें रहते हैं, पर वह उसमें जो है सुखा दिए जाते हैं। जैसे कि जो है हमने पहले घी लिया, घी में हमने दूध डाल दिया, दूध को जो है फिर हम जो है धूप में सुखा देते हैं, तो दूध के जो गुण जो है उसके अंदर आ जाते हैं और दूध सूख जाता है और शेष घी रह जाता है हमारे पास। तो इस प्रकार से जो है बाकी के जो गव्य मिला करके जो नासिका औषधि जो बनाई जाती है, और यह विशेष रूप से जो पुराने घी से बनाई जाती है। तो पुराना घी जो है वो कम कम से कम 6 महीने, साल भर पुराना होगा तो अधिक लाभकारी रहता है, और जितना पुराना होगा उतना अधिक लाभ देगा। तो एक तो हम ये दे सकते हैं। दूसरा ये कि उस बच्चे को जो है मक्खन का भी अधिक सेवन कराया जाए, तो वह भी उसके लिए अधिक लाभकारी रहता है। तो वह उसका जो पित्त जो है वो शांत करता है, और जो है बच्चों में जो मनोविकार जो होते हैं, तो उससे संबंधित रोगों से लड़ने में वो सहायक रहता है। जी। नितिन जी, ये आपने बताया पाषाण भेद जो पित्ताशय की पथरी को भी ठीक करता है, कुछ आपके पास इसके वो हैं डाटाज हैं जो लोगों ने इसको गॉल ब्लैडर स्टोन्स को ठीक किया हो? हाँ, आप अगर आपको उनके लिंक्स, उनके आपके फोन नंबर चाहिए तो हम वो ढूंढ करके वो भी दे देंगे आपको। जी अच्छा, दूसरा कितने उनकी उनकी कितनी बड़ी रिपोर्ट भी है, रिपोर्ट भी रहेगी और आप उनसे बात भी कर, दोनों चीज रहेगा। ये बात कि कितने बड़ी पथरी तक ये निकल सकती है, इसमें कुछ इसका आइडिया भी मिल जाएगा? गल सकती है, कितनी छोटी निकल, कितनी, मतलब ये अलग अलग साइज की होती है ना, 5-10 मिलीमीटर, 10 से 15 मिलीमीटर, 20 मिलीमीटर, कितने बड़े तक साइज का उनको आप जरा उनका नंबर्स दे देंगे? और ये कहाँ मिल पाएगा? आ, जो ये मेडिसिन आप सजेस्ट कर रहे हैं? घी भी चाहिए हमें, घी भी हाँ, चाहिए। घी भी चाहिए था, घी भी मिल सकता है? मक्खन। जी, गोघृत क्या जो है, चाहिए था आपको? गोघृत, और ये पाषाण भेद वगैरह जो दवाएं हैं, कुछ चीजें चाहिए थी। हाँ जी, हाँ जी। आप जी यहाँ जी इसको, ये चीजें कहीं उपलब्ध कर रहे हैं इस गुड़गांव एरिया में या आसपास में कहीं? जी जी जी, ये वैसे हमारे पास भी मिल जाएगा। और जो गौशाला जो है जो इस तरह के नियमों का पालन करके गौमूत्र का संग्रह करती हैं और इस तरह की पंचगव्य औषधियां बनाती हैं, वो भारत में बहुत अधिक हैं वो भी। तो वहां भी जो है वहां भी ये सब मिल जाएगा। हमारी अपनी गौशाला में आप गौघृत बना रहे हैं? हाँ, देखिए, हमारा तो जो है, जैसे हमारा घर तो गुड़गांव में है, तो हमारे पास तो इधर गौशाला नहीं है। पर जैसे हमारे मित्र हैं, तो जो है एक तो ग्रेटर नोएडा में है और एक शिमला में है, तो वो उनके पास गौशाला है और वो अपना बना रहे हैं, तो उनकी औषधियाँ हमारे पास हैं, वो तो वो यूज कर सकते हैं। हम सप्लाई करते हैं। गुड़गांव में सप्लाई हो जाएगा जी जी, हो जाएगा। मेडिसिन से? और जो है ये किससे बात करनी होगी? ये हमारे पास ही मिल जाएगा। अच्छा,
प्रणाम भाई साहब। ये मुझे दो जी तीन क्वेरीज थी। एक तो गोमूत्र को तीक्ष्ण बताया गया है कि पित्तवर्धक, तो उसके लिए फिर आप कुछ करते होंगे, उसमें कोई ऐसी औषधि मिलाते हैं? एक तो इसके बारे में, दूसरा पंचगव्य घृत के बारे में भी काफी पढ़ा है मैंने, तो वो कहाँ कहाँ यूज होता है? और तीसरा ये अवेलेबिलिटी प्लीज कराइए, हम लोग बहुत दिनों से चाहते हैं इनका प्रयोग करें, अब इधर उधर से लाते हैं लेकिन कुछ उसमें को लगता नहीं है विश्वास होगा या कुछ। ये दो तीन चीजें प्लीज बताइएगा। और ये मानसिक रोगों के लिए, डिप्रेशन वगैरह के लिए कौन सा, वह चंद्रमा अर्क शायद ज्यादा इफेक्टिव होगा या कुछ ब्राह्मी समय? तो वो भी, क्योंकि इस समय ये बहुत ज्यादा लोगों को एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सब चीजें बहुत हैं। तो एक मिली जुली थेरेपी करेंगे हम लोग, गुरुदेव का ज्ञान भी अप्लाई करते हैं, मतलब ये भी ज्ञान में ही आता है। तो उनको हम लोग ये सब अपने, वो भी सब ठीक करें, योग प्राणायाम वगैरह इन सब से। पर कौन सा फिर डिप्रेशन एंजाइटी और इसमें काम में आएगा? तो कृपया करें, हम लोग इसको प्रमोट भी करना चाहते हैं, ज्यादातर लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। पर ये मुश्किल है कि अभी अवेलेबिलिटी नहीं है सही चीज की, तो जी हमें चाहिए भाई साहब ये। तो जी आप हमें शेयर कीजिए, हमें कहाँ से मिलेगा? जी जी दीदी जरूर। तो दीदी इसमें है ना, एक तो जैसे कि गौमूत्र की जो प्रकृति के विषय में आपने बिल्कुल ठीक बताया कि उसमें जो है पित्त जो उसका उसके अंदर जो अधिक होता है, पित्त प्रकृति प्रधान होता है। तो उसके लिए जो है हम दो तीन चीजें कर सकते हैं। तो अगर जैसे कि जो है किसी व्यक्ति के अगर पित्त पहले से ही बढ़ा हुआ है तो उसको हम जो है जल में मिला करके दें उसे, तो जो है फिर जो है उस परिस्थिति में जो है उसका वो पित्त नहीं बढ़ता वो। दूसरा कि अगर जैसे जो काली गाय जो होती है, काली गाय के जो गव्य जो होते हैं उसका जो विशेष रूप से जो गोमूत्र जो होता है वो त्रिदोष नाशक होता है। तो उसमें जो है अगर ऐसा गोमूत्र अगर हम लेंगे तो उससे जो है वो जो पित्त है वो अधिक नहीं बढ़ेगा वो। और पर फिर भी हम काली गाय का भी लें और जो है उसको पानी मिला करके लें, तो इस तरह से जो है हम पित्त को शांत रख सकते हैं। अब यह है कि जो मनोविकारों के लिए जो है मनोविकार में विशेष रूप से जो है उसके लिए हम ब्राह्मी अर्क जो है वो सेवन कर सकते हैं। ब्राह्मी अर्क हो गया, शतावरी अर्क हो गया, वो जो परिस्थिति देख करके और उसकी जैसे एज वगैरह देख करके हम उसके अनुसार हम देख सकते हैं कि कौन सा अर्क उसके लिए अच्छा रहेगा। पर हम उस परिस्थिति में जो है अर्क की मात्रा कम रख करके और उसमें जो है नासिक औषधि जो है वो दी जाए, तो जो नाक में डालने वाली जो औषधि है वो अधिक लाभकारी रहेगी इसमें जो मेंटल डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए। तो हम मिला जुला करके और उसमें जैसे कि अगर हम प्राणायाम भी जोड़ दें, हम प्राणाकर्षण प्राणायाम है, और इस तरह से हम जो है योग प्राणायाम को साथ में जोड़ करके और उसका जो आहार विहार भी थोड़ा सा बदला जाए उसका, तो सब चीजें मिला जुला के करेंगे तो अधिक वो इफेक्टिव रहता है वो। मेरे ख्याल है शतावरी और ब्राह्मी अर्घ जो है ये बच्चों में, जिनको अभी भाई साहब अमन जी बात कर रहे थे, जिनका थोड़ा सा मेंटल स्टेटस बढ़ाने के लिए, उनकी इस बुद्धि को कुशाग्र बनाने के लिए भी मेरे ख्याल है ये दोनों चीजें इफेक्टिव होंगी, ब्राह्मी और शतावरी भी। अ, और और चीजों के साथ में क्या आपका क्या ख्याल है इसमें? जी जी बिल्कुल। ये ना, ये हम जो है विशेष परिस्थिति के अनुकूल जो है जैसे कि जो है हो सकता है कि किसी को जो है ब्रह्मी अर्घ अधिक सूट करे, किसी को शतावरी अर्घ अधिक सूट करे। तो हम जो है उसकी परिस्थिति को देख करके हम देख सकते हैं कि जैसे कि अगर हम जैसे 3 दिन या 7 दिन तक एक ट्रीटमेंट हमने किया और फिर अगले 7 दिन तक दूसरा ट्रीटमेंट किया, तो हमें ये पता लग जाता है कि किसमें अधिक उसको लाभ दे रहा है। तो या फिर कोई हम जैसे कि जो जो एक्सपर्ट जो होते हैं तो वो जो है नाड़ी को देख करके उसकी जांच कर लेते हैं, बच्चा हो गया बड़ा हो गया किसी की भी जांच कर लेते हैं कि इसके लिए जो है कौन सी औषधि जो है अधिक सुटेबल रहेगी, क्योंकि वो औषधि के गुण भी जानते हैं। और अगर जो है वो शरीर के अंदर की जो जो एक्चुअल जो कंडीशन है जो बीमारी की उसको भी अधिक जानते हैं। तो जब वो दो चीजें मिल करके हम उनको दें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। भाई साहब, ये पंचगव्य घृत के बारे में बताइए। अगर काली गाय का पंचगव्य घृत मिले तो उसको लोग, पढ़ा था मैंने, नाभि में लगाने से नाभि में भी बहुत ज्यादा फायदा होता है। तो ये मिलेगा कैसे? और काली गाय का स्पेशली जैसे आपने बताया, तो अवेलेबिलिटी बहुत ही जरूरी है कुछ। जी जी दीदी, ये जो जो नासिक औषधि है ना, ये एक तरह का पंचगव्य घृत ही है ये। तो इसको जो है हम नाभि में भी लगा सकते हैं। तो नाभि के लगाने पे हमने बहुत से लाभ देखे हैं इसके। तो नाभि में लगाने में इनके होंठ फट जाते हैं, तो साइड से फट रहे हैं, बीच में से हो रहे हैं, तो उसमें भी लाभ मिलता है। और जो है पेट से संबंधित जो रोग हैं उसमें भी जो है वो लाभ मिलता है। और शरीर में जो है अगर चिकनाई की और जो है उसकी कमी होती है, जल तत्व की कमी जो होती है, तो उसमें भी जो है हमें इसमें लाभ मिलता है। जी। हम्म। उपलब्धता के बारे में बात करनी होगी, कहाँ उपलब्ध होंगी और कब कैसे बात करें हम, कब बात करें, किन से करें? किससे बात? हाँ, इसके बाद में हम बात कर सकते हैं, क्लास के बाद में हम तो ठीक है, तो ठीक। ये जो अवेलेबल हो जाएगा कोई। ठीक। जी भाई साहब, इस पे रिसर्च करना चाह रहे हैं हम लोग कि मिली जुली पैथी, गुरुदेव ने कहा है ना, मैं तुम्हें एक विशेष तरह का
अभी चिकित्सा दूंगा, तो हम सारी चीजें मिला के, गुरुदेव की इच्छा है कि हम लोग सारी जो प्राचीन अपना भारतीय ज्ञान, ऋषियों का ज्ञान को हम मिला के और उस पर हम लोग फाइल बना के डेटा कलेक्ट करके पूरा उसको एक रिसर्च की तरह प्रेजेंट करें। तो उसमें हम सब लोग मिलके कर सकते हैं भाई साहब, हैं? जी 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 दीदी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और वास्तव में ना यह ज्ञान भी जो है ये सब गुरुदेव का ही ज्ञान है। हमें ये सब जी चीज बाद में पता चली हाँ कि जो हमने पंचगव्य सब सीखा, तो हमने तो चेन्नई से सीखा गुरु जी से। तो जी उन्होंने जो है ये चीज जो है उनको एक दो बुक्स ऐसी मिली थी हरिद्वार से। तो बाद जी में वो देखा कि वो बुक्स हमें मिली, तो हमने लगा कि ये जो जिस तरीके से जो दवाइयाँ बनाने की, औषधि बनाने की जो टेक्निक जो इस बुक्स में लिखी है, उसी से हमें हमें जो है पढ़ाया गया था, हमने बनाई थी उस तरह औषधियाँ। तो ये सब हमें बड़े गुरुदेव का ही ज्ञान है, बड़ा अद्भुत है ये चीज। जी, ये सब एक मिला के हम लोग अपनी चिकित्सा पद्धति, प्राचीन और वैदिक चिकित्सा पद्धति डेवलप, जैसे आपका, आपको इसका ज्ञान है, हम लोगों को अपना तरह का ज्ञान है, अमन भैया को योग प्राणायाम, सारे लोग मिल के कुछ बड़ा काम करें, मतलब प्राचीन ज्ञान के आधारित लोगों को ठीक करें, पर उनके हम डेटा और वो सब रिपोर्ट्स भी रखें, तो उससे लोगों को विश्वास भी होगा और श्रद्धा बढ़ेगी, और ये हमारा ऋषियों का ज्ञान जन जन तक पहुंचेगा। यही गुरुदेव का आदेश है, यही हम लोगों की इच्छा भी है। तो अब इसको आप प्लीज तो शेयर हमारा कीजिएगा। ग्रुप जो है, जो लोग हम चाह रहे हैं कि सही में हम कुछ गुरुदेव का कार्यक्रम बिल्कुल उस तरीके से, जैसे कलेक्शन के बारे में भी बताया, कहाँ से कितना किस समय लिया जाए, कौन सी गाय हो, वो जैसे अब गाय घास चरने वाली हो, मैदान में चरने वाली हो, यहाँ मैदान में तो यहाँ तो मिलेगी नहीं वो गाय आपको। वो मिल जी सकती है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, प्रोडक्ट दे रहे जो हैं इस तरह के हैं, वो उन जगहों से वो चीजें ली जाएंगी। वहां पर का गोमूत्र कलेक्ट किया जाएगा, गोबर कलेक्ट किया जाएगा, वहां पर की चीजें होंगी, उससे औषधियां बनेंगी, औषधियां वहीं पर बनेंगी। फिर हम उसको किस तरह से ला पाएंगे, किस तरह से उसको अपने मार्केटिंग करनी है हमें। मार्केटिंग कर पाएंगे, इसके बारे में हम लोग सोचें, चर्चा करें कि हम अति विशिष्ट किस्म की औषधियां बना सकें, और हर तरह से अपना जो है वो गुरुदेव ने जो चाहा है कि कहाँ कहाँ क्या हमें सावधानियां बरतनी चाहिए, वो हम कर सकेंगे। इसके बारे में मेरे ख्याल हम लोग को काम करने की जरूरत है। बहुत सुंदर आपने सेशन लिया है, इसको हम लोग आगे बढ़ाएं, सब लोग मिलजुल करके काम करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम सही माने में गुरुदेव का जो हमें ये ज्ञान मिल रहा है, उसको हम समाज के लिए कुछ हद तक दे पाएंगे। भाई साहब, योगी तो बना पाएंगे। सारस्वता रिष्ट जो गुरुदेव ने बताया था, उन औषधियां जैसे शंख पुष्पी और ब्राह्मी सारी चीजें मिला के, उसकी भी कोई ऐसा बना है आर के, या कोई बटी जो स्टूडेंट्स को दी जाए, ब्रेन का फंक्शन अच्छा, उनको सात्विकता भी आए, तो ऐसा कुछ बना है? नहीं, उस तरह का एग्जैक्ट तो नहीं बना, पर उससे मिलता जुलता जो है वो बनाया है कुछ लोगों ने। तो हमें लगता है कि ना, जैसे कि आप तो इसमें काफी एक्सपर्ट हैं आप लोग भी, तो अगर आप भी बनाएंगे तो अच्छा रहेगा इसमें, मतलब तो आपका ज्ञान भी हम सबके काम आएगा जी। भाई ये साहब भैया बनाइए तो यहाँ आप। से मिलता है, आंवलखेड़ा से सरस्वती पंचक करके मिलता है अर्क जो है, जी जी तो उसमें वो जी। हम्म। 5 औषधियां डाल के बनाया जाता है। अच्छा, उसमें गोमूत्र भी होता है भाई साहब, या वो हाँ, तो गोमूत्र से ही बनता है, गोमूत्र अर्क होता है, तो हाँ, सरस्वती पंचक करके बनाया जाता है, वो पूरी क्योंकि मैंने औषधियां ये का एग्जाम के मिश्रण। दिनों में ना, ये अपने परिजनों को, जिनके बच्चों के 10th के 12th के बोर्ड थे, उनको बताया, तो उनके तो बड़े आश्चर्यजनक रिजल्ट आए। मैं कहती हूँ भैया वहां से मंगाओ, सारस्वता रिष्ट गुरुदेव ने जो दिया है, सरस्वती पंचक वगैरह इस तरह की चीजें, तो बड़े अमेजिंग रिजल्ट्स आए लोगों के, आधे पेपर हाँ हो जी, चुके तो ये हम थे। लोग आंवलखेड़ा गए थे, तो अभी लेके भी आए थे हम लोग सरस्वती पंचक जी जी वाला, उसका जी। सेवन भी हाँ, किया था। तो ये वहां पे मिल जाता है आंवलखेड़ा में, ये वाला। तो इसको बनाया भी उनको, जा सकता है, इनको भैया जी को, जो इनको बनाने की विधि मालूम है, तो ये सारी 5 जड़ी बूटियां डाल के इसको हाँ, बनाया जा सकता है। ये बहुत ये ज्यादा एक्चुअली जरूरत है। गुरुदेव का ही विशेष फॉर्मूला था, सरस्वती जी जी पंचक जी, वाला। वो इसीलिए तो मैंने, जिनको पता नहीं था अपने परिजनों को गायत्री, तुमको जिनको बताया, सबके बड़े आश्चर्यजनक रिजल्ट आए, मतलब जो पहले थोड़े ऐसे थे बच्चे, लेकिन उसके सेवन से तो उनकी बुद्धि ऐसी हो गई, मतलब शांति से वो लिखने लग गए वहां पेपर, पहले एंजाइटी में हो जाते थे, सारी चीजों का फर्क पड़ गया। तो गुरुदेव ने कहा इस पर और रिसर्च करो, तुम लोग अवेलेबल कराओ। लोग लेना चाहते हैं भाई साहब, जानना चाहते हैं, फिर लेना चाहते हैं, लेकिन अवेलेबिलिटी की बड़ी मुश्किल है, तो समस्या। ये और भूपेंद्र दूसरा, जी से भी बोला जा सकता है भैया, तो इस तरीके से हाँ सरस्वती भैया, आप पंचक भी तैयार ये करने के अवेलेबल लिए। कराइए, नाक वाला घी और वो वाला, और ये पंचगव्य घृत हमें चाहिए। जी अमन जी, आप जी। जी आप बात कर रहे थे, अमन जी बताइए कुछ कर रहे थे। जी जी, मैं यही कह रहा था कि भूपेंद्र जी से भी बोल के इस तरीके का अर्क हम लोग तैयार करवा सकते हैं, सरस्वती पंचक वाला जो है। तो वो, क्योंकि उनकी गाय जो है मोस्टली वहीं हिमाचल में है, शिमला में, शिमला से भी 200 किलोमीटर ऊपर उनका वो जगह है, और वो उद्यानों में औषधियां ही वो गाय खाती हैं वो।
चरती हैं तो उसका बड़ा विशेष प्रभाव रहता है इसलिए उनकी औषधियों का। वैसे आप प्लान कर रहे थे जून में वहां जाने का, कुछ बना रहे थे प्रोग्राम शायद एक अभी? जी जी, प्लानिंग तो है अभी। तो अभी हम लोग ये नितिन भैया ही उसको एग्जीक्यूट करवा रहे हैं पूरा। तो और हम लोग एक दो दिन के मेरा ख्याल ये था कि हम लोग जो लाइक माइंडेड लोग हैं ना, जो लोग इस पे कुछ काम करना चाह रहे हैं, 5-7 लोगों का एक ग्रुप बना करके हम एक जहां जहां जो जो जगहों पर ये काम हो रहा है वहां जा करके इसको देखें, करें। फिर हम लोग उसके बारे में एक अपनी रूपरेखा तैयार करें। अगर हम एक जगह कहीं पर और इसको बेहतर बना सकते हैं, कुछ और ढंग से कर सकते हैं, और जो चीजें उसमें जोड़ सकते हैं, तो हम लोग जरूर, मेरा ख्याल है वो गुरुदेव के काम में कुछ न कुछ योगदान दे सकेंगे। इसके बारे में बात कर सकते हैं, कभी हम लोग एक गोष्ठी करें, फिर एक ग्रुप बना करके सब लोग जाएं। जहाँ हमारे अवलखेड़ा में काम हो रहा है, हिमाचल में जहाँ आप बात कर रहे हैं, वहाँ के लिए भी ग्रुप में ही चले हम लोग, सब देखें, देखते हुए जाएं वहाँ क्या क्या हम लोगों ने देखा, क्या पाया, वहाँ से क्या क्या हम देख सकते हैं, ले सकते हैं, उसका ज्ञान हम समाज को कैसे दे सकते हैं, वो सब चीजों को उपलब्ध कहाँ करा सकते हैं। एक ऐसा स्थान शायद नितिन जी के पास में होगा यहाँ पर, जैसे बता रहे हैं कि जी बहुत सारी चीजें इनके पास मिल जाएंगी, ये हम कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर आज का सेशन था, पीछे वाला भी बहुत जी सुंदर। भाई साहब, बहुत बहुत मैं धन्यवाद। आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि ना, जैसे आप बता रहे हैं कि हमें ऐसी जगह जाके देखना चाहिए, तो हम जो है ना वहां पर जाके देख सकते हैं भूपेंद्र भैया के वहां पर। और जो है वहां पे जो है उनके गायों की कुछ विशेषताएं ऐसी हैं कि जो गुरुदेव ने जो लिखा है कि जो सबसे अच्छी जो गाय जो है उन्होंने काली गाय को बताया है। और काली में भी एक बाकरी गाय होती है। बाकरी गाय वो होती है जो कि जो है साल में जो है लगभग 5 महीने दूध देती है। तो 5 दूध देती है, तो जो है जो गाय दूध कम देती है उसका गोमूत्र जो है वो अधिक इफेक्टिव होता है। तो उनकी जो है भूपेंद्र राणा जी की उनकी गाय जो ऐसी ही हैं, वो काली भी हैं और बाकरी भी हैं वो। तो जो गुरुदेव ने जो जैसी गाय के विषय में जो अपने जो उनकी जो बुक्स में जो बताया है, तो इसलिए जो है उनका जो अर्क जो है ना वो जो है बहुत अधिक जो इफेक्टिव है। तो उनका जो है कैंसर ट्रीटमेंट में जो है जो यूज होता है, तो उनका अर्क जो है ना एक ही डॉक्टर जो है वही खरीद ले रहे हैं सारा उनका। तो मैक्सिमम जो वहीं जा रहा है उनका, और उन्होंने कितने कैंसर के रोगियों को ठीक किया है उन्होंने। तो इस तरह से जो है हम उनसे भी जान सकते हैं और वहां जाकर के देख सकते हैं वो कैसे बनाते हैं, और क्या कैसे और क्या क्या औषधियां जो है जो अभी उन्होंने नहीं बनाई, तो आप भी उसमें जो है आप थोड़ा सा अपना वो बताएंगे तो वो भी बनाया जा सकता है उसके अंदर। जी आगे के लिए इस तरह से हम कंटिन्यू कर सकते हैं। जी बस। इस प्रोजेक्ट पर काम करते हैं, लोग मिलजुल के कुछ काम करेंगे तो अच्छा, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, जी बस, धन्यवाद। प्रणाम। जी प्रणाम। तो भैया समय भी हो गया है, तो हम यहीं पर जी जी भैया। शांति पाठ के साथ में समापन कर सकते हैं। शांति शांति शांति। जी प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। बहुत ही आज की आपकी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी इसके लिए।